शिप्रा ऑफिस से घर आ चुकी थी और वहीं अभय भी निखिल से बातें करने के बाद लौट आया था। शिप्रा जब से घर वापस आई थी वो कुछ खोई खोई सी थी। इस बात को अदिति और अभय दोनों नोटिस कर रहे थे। अदिति ने शिप्रा से पूछा, शिप्रा क्या हुआ, क्या ऑफिस में सब ठीक है? अदिति का यह सवाल सुनकर शिप्रा की नजर अनजाने में ही अभय पर चली गई। उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, वो बस ऐसे ही ऑफिस में ज्यादा काम है आजकल, मैं थोड़ा थक गई हूँ बस। ये कहते हुए शिप्रा सोफे से उठकर अदिति के कमरे की तरफ जाते हुए बोली, मैं आई अभी। इतना बोलकर वो चली गई। अभय शिप्रा को वहां से जाते हुए देखकर मन ही मन बोला, मैं जानता हूँ शिपी, तुम अदिति के इन सवालों से बचने की कोशिश कर रही हो। मैं समझता हूँ कि तुम आज जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हर परेशानी का हल अब मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें कभी भी मैं अकेला नहीं रहने दूंगा। जो पिछले 3 सालों से मैं नहीं कर पाया, अब वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मन ही मन ये कहते हुए अभय अब भी उसी दिशा में देखे जा रहा था जहां थोड़ी देर पहले शिप्रा गई थी। गई वो। अभय के कानों में जैसे ही अदिति की आवाज पड़ी, वो अपने होश में वापस आया। उसने हड़बड़ाते हुए अदिति की तरफ देखा जो उसे आंखें छोटी करके घूर रही थी। अभय ने बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए बस अपनी गर्दन झुका ली। उसे देखकर अदिति ने कहा, क्या तुम हमेशा से ऐसे ही हो? ये सुनकर भी अभय ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने फोन में लगा रहा। उसे ऐसे देखकर अदिति अपने गाल पर अपना हाथ रखकर कुछ सोचते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ अब तक शिप्रा ने 3 साल बिताए कैसे होंगे। यह सुनकर अभय वहां से मुड़कर जाते हुए बोला, मैं खाने की तैयारी कर लेता हूँ। ये सुनकर अदिति ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाने लगी। सोफे पर बैठे हुए अदिति मन ही मन कुछ सोच रही थी। उसने मन ही मन कहा, कैसा रिश्ता है इन दोनों का। कहने को तो ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन पूरे 24 घंटे में मैंने तो इन्हें एक बार भी एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। क्या इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? खुद में ही बड़बड़ाते हुए अदिति सोच में ही थी कि तभी उसके पास शिप्रा आकर बैठ गई। अदिति ने उसकी तरफ देखा। जो चमक शिप्रा के चेहरे पर हमेशा रहा करती थी, अचानक से वो चमक कहीं गुम सी हो गई थी। उसे ऐसा देखकर अदिति ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, शिप्रा क्या हुआ तुम्हें? मैं देख रही हूँ जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारे चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। क्या तुम्हें मेरे घर आकर अच्छा नहीं लगा, या फिर मेरा छोटा सा घर तुम्हें पसंद नहीं आया? ये कहते हुए अदिति ने मुंह बनाया। उसे मुंह बनाते देखकर शिप्रा अपने होठों पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली, ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना ऑफिस में बहुत काम है आजकल, बस उससे ही मैं थोड़ा थक जाती हूँ। यह सुनकर अदिति ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, और अभय और तुम्हारे बीच सब कैसा चल रहा है? उसकी बात सुनकर शिप्रा ने उससे नजर चुराते हुए कहा, हम दोनों के बीच क्या चलेगा, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। यह सुनते ही अदिति मुस्कुराई और उसने अपना हाथ शिप्रा के हाथ में रखते हुए कहा, माना कि मैं कभी किसी रिलेशन में नहीं आई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रिश्तों को नहीं समझती। मैंने तुम्हें और अभय को जब से तुम यहाँ आई हो तब से एक बार भी बात करते हुए नहीं देखा। जरा बताओ, कौन से ऐसे पति पत्नी हैं जो एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते? थोड़ी देर रुककर अदिति दोबारा बोली, क्या तुम्हारे बीच में कोई परेशानी की बात है, या फिर तुम्हारे बीच कोई झगड़ा हुआ है? यह सुनकर शिप्रा ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, अदिति तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम दोनों एक दूसरे से नाराज नहीं है, बस ऐसे ही आजकल बातचीत कम होती है। उसकी बात पर अदिति ने कहा, वैसे तो किसी भी 2 जनों के बीच में तीसरे को बोलना सही नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि वक्त रहते अपने रिश्ते को ठीक कर लो। कहीं ये दूरियां इतनी ना बढ़ जाए कि तुम दोनों के बीच ये दूरियां चाह कर भी भरी ना जा सके और कोई तीसरा ही तुम दोनों के बीच आकर इसका फायदा उठाए। उसकी यह बात सुनकर शिप्रा एक बार फिर से अपनी ही सोच में गुम हो गई। वो मन ही मन बोली, ये दूरियां तो हमारे बीच पिछले 3 सालों से हैं। कभी कभी मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों एक दूसरे को चाहने के बाद भी हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। ना ही हमारे बीच कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है और ना ही कोई बातचीत। हम दोनों एक ही रेल की पटरी के वो 2 सिरे बन चुके हैं जो साथ तो हैं लेकिन पास नहीं, और शायद हम कभी एक हो भी नहीं पाएंगे। यह सोचते हुए शिप्रा का चेहरा और भी ज्यादा उतर गया। अदिति ने जब उसे सोच में गुम देखा तो उसे हिलाते हुए बोली, अरे यार तुम तो कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई, चलो छोड़ो और बताओ क्या सोचा है आगे तुमने? उसकी बात सुनकर शिप्रा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती उससे पहले ही अदिति ने कहा,
देखो, मुझे तुम्हारे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारे पति को जरूर हो सकती है, शिप्रा को छेड़ते हुए, क्योंकि तुम मेरे साथ जो सो रही हो। उसने ये कहा ही था कि अभय, जो तभी वहां से गुजर रहा था, उसने यह बात सुन ली और बोला, नहीं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर शिप्रा मेरे साथ सोती है तो मुझे बेड से नीचे सोना पड़ता है, इसलिए ये अच्छा ही है। इतना कहकर वह बीच में ही रुक गया। उसे अब जाकर याद आया, उसने अचानक यह क्या बोल दिया था। वहीं शिप्रा ये सुनकर गुस्से से लाल हो गई और अदिति तो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि उसकी हंसी उससे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। शिप्रा ने गुस्से से सोफे पर से कुशन उठाया और अभय की तरफ फेंक कर मारते हुए बोली, तुम्हें मैं अभी बताती हूँ, तुम कहना क्या चाहते हो अभय। अभय ने अनजाने में जो ये बात कही, उन बातों को बोलकर अब वो पछता रहा था। उसने शिप्रा के फेंके कुशन को कैच करते हुए कहा, वो मेरा मतलब वो नहीं था। अदिति हंसते हुए पैर पटक कर सोफे पर लोटपोट हुए जा रही थी। उसने जब शिप्रा को खुद को घूरते हुए देखा तो वो खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, माफ करना। फिर से हंसते हुए बोली, अरे यार अबे, ये क्या फनी जोक सुनाया तुमने। ये पहला पति है जो अपनी बीवी के अपने कमरे में सोने की वजह से बेड से नीचे सोता है। क्या हो यार तुम दोनों, सच में पागल हो। आज तक मैंने ऐसा जोक नहीं सुना। अबे, मुझे नहीं पता था तुम इतने मजाकिया हो। बेचारे अभय ने अदिति की बात सुनकर अपना सर झुका लिया और वहीं शिप्रा अभय को घूरने लगी। शिप्रा को खुद को घूरते हुए देखकर अभय जल्दी से वापस किचन की तरफ चला गया। शिप्रा के उसे घूरने से वो ये भी भूल गया कि वो किचन से बाहर कुछ लेने के लिए आया था। दूसरी तरफ आरुष ओबेरॉय अपने सामने रखी बोतल से ग्लास में शराब डालते हुए सामने बैठे शख्स से बोला, राजेश, मुझे कुछ भी करके वह लड़की चाहिए, कुछ भी करो। मैंने तुमसे कहा था कि वह लड़की आज मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए, लेकिन तुम तो खुद मेरे घर चले आए। क्या मतलब समझूं मैं इस बात का। आरुष का सवाल सुनकर सामने बैठे मैनेजर राजेश ने उसके हाथ से बोतल लेते हुए टेबल पर रखी और शराब से भरा गिलास आगे बढ़ाकर कहा, सर, आपने कोई गाजर मूली नहीं मांगी है? जो आपने कहा कि आज रात आप डिनर में खाएंगे और मैं आपके सामने वो पेश कर दूं। यह सुनकर आरुष ने उसे घूर कर देखा तो राजेश ने अपनी बात बदल दी और बोला, सर, आप तो जानते ही हैं कि हर स्वादिष्ट डिश को तैयार होने में देर लगती है। उसे पहले धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है। जितना धीरे वो पकती है उतना ही स्वादिष्ट फिर बाद में लगती है। तो फिर शिप्रा जैसी टेस्टी डिश को पाने के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना ही पड़ेगा ना। यह सुनकर आरुष ने अपने हाथ में पकड़े गिलास की शराब को एक बार में ही खत्म कर दिया और खाली गिलास को टेबल पर गुस्से से पटकते हुए बोला, इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार करूं? अरे 3 महीने में उसके उस बेवकूफ पति को मैं मुफ्त की तनख्वाह दिए जा रहा हूँ, लेकिन वो लड़की है कि समझती नहीं। और आज तो उसने हद ही कर दी। आज उसने मेरे एहसानों के बदले मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। उसने अपना हाथ मुझ पर उठाकर आज सही नहीं किया। मैं तो उसे प्यार से अपना बनाना चाहता था, लेकिन उस लड़की को इज्जत रास नहीं आई। कुछ ज्यादा ही समझने लगी है वो अपने आप को। उसे मैं बताता हूँ कि उसकी असली औकात क्या है। यह सुनकर राजेश ने आरुष के खाली गिलास में शराब डालते हुए कहा, सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। मैं किसी को जानता हूँ जो इस काम में माहिर है। आप फिक्र मत कीजिए, उसे जल्दी ही आपके बिस्तर तक लाना अब मेरा काम है। बस इसमें पैसा थोड़ा ज्यादा। इतना कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। आरुष ने ग्लास हाथ में लिया और बोला, पैसों की चिंता मत करो, बस तुम काम पर ध्यान दो। आरुष की बात सुनकर राजेश मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो सर, अभी मैं चलता हूँ। आरुष ने हाँ कहा और नोटों का एक बंडल उसकी तरफ उछालते हुए बोला, ये लो, कम पड़े तो और ले लेना, लेकिन जल्दी से जल्दी उस घमंडी लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। बहुत अकड़ है ना उसमें। मैं बताऊंगा उसे कि आरुष ओबेरॉय पर हाथ उठाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। राजेश ने नोटों के बंडल को कैच किया और नोटों की महक अपने अंदर भरते हुए बोला, क्यों नहीं सर, आप तो बस देखते जाइए अब इन नोटों का कमाल। ये कहते हुए वो मक्कारी से मुस्कुराया और वहां से निकल गया। आरुष मन ही मन शिप्रा को याद करने लगा। उसे अब किसी भी कीमत पर शिप्रा को पाना था। शिप्रा के लिए उसकी भूख साफ उसकी आंखों में नजर आ रही थी।
दोस्तों, क्या लगता है आपको, ऐसी क्या बात है जो एक दूसरे के इतने पास होकर भी अभय और शिप्रा एक दूसरे से इतने दूर हैं? एक दूसरे से इतने दूर हैं? क्या आरुष और राजेश के इरादे कामयाब हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।